नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बिहार चुनावों को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। जी हां, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने शुरू कर दी है तैयारी। अगले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं, इसीलिए तैयारियों में जुट चुकी है। अगले साल नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन 2025 नवंबर की लड़ाई 24 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। तो देखिए, बिहार को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बिहार चुनावों के मद्देनजर लगातार तैयारियां बीजेपी कर रही है। बिहार में अगले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर चुकी है। बिहार के सियासी समीकरण को साधने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में जुट रहे हैं। 3 दिनों के सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी के तमाम प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसमें पार्टी पदाधिकारियों से लेकर के बिहार सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री, सभी सांसद और विधायक, सभी जिला अध्यक्ष 3 दिनों तक सूरजकुंड में मंडल की बैठक करने वाले हैं। चुनावों को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की देखरेख में ये बैठक होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग से लेकर के मंत्रालय को लेकर के भी मंथन होगा। तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश की जाएगी, जिससे 2025 में एनडीए की सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार हो सके, प्रशस्त हो सके। तो देखिए, हरियाणा में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बड़ी बैठक से पहले सभी के पहुंचने का, मिलने का जो सिलसिला है वो भी शुरू होता नजर आएगा। हरियाणा में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक, फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। आज से 3 दिनों की बैठक की शुरुआत हो रही है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनावों पर मंथन। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनती नजर आएगी। बिहार बीजेपी के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ संवाददाता सहयोगी आनंद कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, बिहार पर मंथन हो रहा है। चुनाव भले ही 2025 के नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन तैयारी 2024 दिसंबर से शुरू हो गई है। बिल्कुल, आपको पूजा समझना होगा, जब भी बीजेपी की बात आए तो एक चीज़ सबसे पहले कही जाती है, पार्टी अक्सर ही चुनाव मोड में रहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई और अगले साल जो होने वाले चुनाव हैं वो है बिहार विधानसभा चुनाव। उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज दिल्ली में बड़ी बैठक है फरीदाबाद के सूरजकुंड में। ये बैठक हो रही है जहां तमाम पदाधिकारी, चाहे प्रदेश स्तर की बात की जाए, मंडल जिला स्तर के साथ साथ सीधे प्रदेश स्तर और दिल्ली में जो तमाम बड़े एमपीज़ हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन था कुछ दिन पहले, कल ही वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ। उसके साथ जो मंत्री हैं दिल्ली में बीजेपी कोटे से, बिहार से जो आते हैं, वो तमाम लोग बैठेंगे। मंथन किया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि पार्टी कैसे उतरेगी। तमाम नेताओं में समन्वय बनाने की स्थिति को लेकर बात की जाएगी। प्रचार प्रसार कैसे होगा, क्या वो एंगल होंगे, किसके थ्रू क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे, पार्टी कैसे उतरेगी और क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर चलेगी, एलाइज के साथ कैसे बातचीत करी जाएगी, सीट को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर, तमाम समीकरण को बैठाने को लेकर आज दिल्ली के सूरजकुंड में बैठक हो रही है और तमाम पदाधिकारी वहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं भी रास्ते में हूँ, कुछ देर वहाँ पहुँचूँगा तो आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि बड़ी बैठक बिहार को लेकर दिल्ली में होगी और कोशिश की जाएगी तमाम चीज़ों को देखते हुए कि आगे
पार्टी का क्या मुद्दे होंगे, क्या एजेंडे होंगे, अलायंस के बिल्कुल साथ आनंद, देखिए कैसे। एक पैटर्न नहीं समझ में आया। ये तो समझ में आता है कि बीजेपी पहले से ही तैयारियों के मोड में आ जाती है। ये भी समझ में आता है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और हमेशा ही एक्शन मोड में रहती है। लेकिन बिहार का मंथन, हरियाणा के अंदर ये क्या कॉम्बिनेशन है, और वो भी सूरजकुंड का चुनाव हुआ है, फरीदाबाद का चुनाव हुआ है। देखिए कहा जाता है कि बिहार को लेकर कि बिहार वो समीकरण बैठाता है। देखिए समझना होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जो पूरे देश की रूपरेखा तय करते हैं। दिल्ली में किसका कब्जा होगा, ये दो राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन दो राज्यों को जो जीतता है दिल्ली, उसके लिए बड़ी आसान हो जाती है। 40 सीटें बिहार से आती हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो बिहार कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का डीएनए वहाँ कहा जाता है और वहाँ से जो राजनीति समीकरण बैठाने को लेकर बिल्कुल, दिल्ली चलिए में आनंद, आप हमारे कोशिश की साथ जाती बने है कि रहिए। आपका रुख मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच देखिए पटना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं दिलीप जायसवाल। बिहार बीजेपी की बैठक में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा महामंथन। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही ये पर। कल तो हम लोग बैठे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों को प्रत्येक जिला में करना है। 15 तारीख से बगहा में शुरू हो रहा है। उसके लिए हम लोग पांचों अध्यक्ष प्रदेश के बैठे। तो हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं, ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। भगवान ना करे जो सवाल उठाता है उसी का तबीयत खराब हो जाए। मंत्री नीतीश कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही ये पर। कल तो देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना भी साधा है। आरजेडी पर बरसते गरजते नजर आए हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी की बैठक होने वाली है। दिल्ली के लिए रवाना हो गए विजय सिन्हा, और रवाना होने से पहले बहुत ही मुखरता के साथ उन्होंने निशाना साधा है आरजेडी पर। पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए विजय सिन्हा, आरजेडी पर बयान देते नजर आए। राजद वही लोग हैं जो अराजकता फैलाया, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए विवश किया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया और नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाया। आज पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हमने तो प्रश्न उठाया था, आज उनके पीएस प्रीतम पर आज तक क्यों नहीं जवाब दे पाए। और अभी कई ऐसे मामले हैं, हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है और बच्चों के बीच उन्माद पैदा करके बिहार में अराजकता फैलाता है। 2025 के चुनाव में सीएम के सवाल पर कुछ दिनों पहले अमित शाह ने चुप्पी साधी हुई थी। उसके बाद दिल्ली से लेकर पटना तक कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान सामने आया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर के ये बयान था। नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 का चुनाव सीएम को लेकर के स्तरहीन राजनीति विपक्ष कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ये कहा है संजय झा ने। तो देखिए बिहार चुनावों के मद्देनजर वार पलटवार का दौर जारी है। अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि भाई बिहार का जो चुनाव है उसमें सीएम कौन होगा, तो वो चुप रहे।
इसके बाद जो महामंथन शुरू हुआ था उस पर अलग अलग बयान भी सामने आए। दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना से राजीव मोहन जुड़े हुए हैं और साथ में आनंद ग्राउंड ओ से जुड़े हुए हैं जो कि फरीदाबाद का रुख कर रहे हैं और कुछ देर में पहुंच भी जाएंगे फरीदाबाद। राजीव, सबसे पहले आपके पास आऊंगे। पटना से रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बीच हवा इस बात की कि देखिए मंथन तो हो रहा है, मंथन से हो सकता है अमृत भी निकल आए और अमृत पान करके सत्ताधीश अमर भी हो जाए, लेकिन सीएम कौन होगा उस पर चुप्पी, वार पलटवार लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल ये तकरीबन एक सप्ताह से इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जब बिहार में 2025 में चुनाव होना है तो यहाँ की क्या परिस्थिति होगी, क्या एनडीए एक बार फिर चुनाव जीतेगी और क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर फिर से चुनाव होगा। तो ये तमाम तरह के सवाल जो है घुमर रही है यहाँ पे। और इसके पीछे कारण यह है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दे दिया, एक चुप्पी साध ली जिस प्रकार से, उसको लेकर एक इसकी खबर को एक हवा मिल गई। हालांकि अभी तक इसकी कोई धरातल नहीं है, धरातल पर कोई बातें नहीं है, कहीं ऑफिशियल किसी का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये बात राजनीतिक हलकों में चल रहा है। और देखिए, राजनीतिक जो होते हैं, जो नेता होते हैं, जब कोई बयान देते हैं तो उसका कोई ना कोई मायने निकलता है और यही कारण है कि वो खबर बन जाती है। और खबर ये बन गई कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जो बात पहले से कही जा रही थी लोकसभा चुनाव के बाद से, क्या 2025 के जो चुनाव होने हैं विधानसभा का बिहार में, क्या वही स्थिति होगी? इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां भाजपा इस पूरे मामले का अपने पार्टी का बचाव करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्येक नेता, जो प्रमुख नेता हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि बिहार में यदि चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पे होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो ये चले राजीव, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ। आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए हम बैठक पर बातचीत लगातार कर रहे थे और आप रास्ते में भी हैं चूंकि, तो सवाल आपसे बनता है, देखिए बिहार में भी कला कलेश की स्थिति जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ना सिर्फ सीएम के नाम को लेकर के और भी चीजों को लेकर के होगी, तो सामंजस्य स्थापित करना भी मेरे ख्याल से इस बैठक का एक एजेंडा रहने वाला है। देखिए, इस बैठक के कई एजेंडे हैं, लेकिन जैसे कि आप अभी कुछ देर पहले हमारे पटना ब्यूरो से पूछ रहे थे, तो मैंने इस सवाल का जवाब दे दूं। अभी कुछ देर पहले, लगभग 5 से 10 मिनट पहले जीतन राम मांझी के पास था, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के और वर्तमान में एमएसएमई मंत्री हैं भारत सरकार में। यही सवाल मैंने भी उनसे पूछा था, क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर अगर रिजल्ट आते हैं, यानी बीजेपी बड़े भाई के रूप में बिहार में शामिल होता है या सामने आता है, तो क्या सीएम चेंज हो जाएगा? तो उनका साफ कहना था कि जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार का होगा और अगर चुनाव जीतते हैं हम लोग, और चुनाव जो लगभग प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदें हैं अभी तक उनको जीतने को लेकर, वही आगे बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं समन्वय नीतीश कुमार को लेकर अभी तक तो सब कुछ स्पष्ट तौर पर सामने है कि नीतीश कुमार ही होंगे। और सबसे बड़ी बात कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा, रिजल्ट जो सामने आया है, तो उसने स्थिति और ज़्यादा पुख्ता कर दी है, क्योंकि जेडीयू ने समर्थन दे रखा है भारत सरकार को, उनके एमपीज को। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलेक्शंस ने थोड़ा सा डर जरूर मन में स्थापित किया है। आनंद और राजीव, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ, लेकिन इस बीच संजय झा का वो बयान सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी, जिसमें वो नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे हैं। अमित शाह से जब पूछा गया था कि सीएम कौन होगा, कोई चर्चा नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मैंने दिया है जवाब। अब कहा है कि भाई वो आप तो ऐसे आदमी है, नीतीश कुमार जी पर आप जो पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग थे, ये तो पटना से भाग गए थे, आपको याद होगा, जब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था जातीय जनगणना पर। बिहार अकेला प्रदेश है जो काम इस पर सर्वे किया और हम लोग नीतीश कुमार जी उठाते रहे इस बात को, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया वहां।
तो देखिए बिहार पर सियासत और मंथन का दौर लगातार जारी है। बिहार पर बीजेपी का मंथन, हरियाणा में इत्तेफाक देखिए कि हरियाणा में बीजेपी की बैठक होने जा रही है और चुनाव जिस शहर का हुआ है उसका नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी की बैठक होगी। 3 दिनों तक सूरजकुंड में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की ये बैठक होने वाली है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसमें मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति का निर्माण किया जाएगा। हम सभी जानते हैं बीजेपी की कार्यशैली एग्जैक्टली कैसी होती है चुनावों से आने पहले। बिहार बीजेपी के सभी पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं, बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिहार के सभी सांसद और विधायक इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो बीजेपी की महा बैठक होने वाली है हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में। जिसमें सभी संभावित चेहरे आपको बीजेपी के नजर आएंगे। मंथन होगा, चिंतन होगा और मुद्दा वही कि आखिरकार चेहरा कौन होगा। राजीव मोहन और आनंद सिंह ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं आपके पास आऊंगे। पटना से अभी क्या अपडेट है, कौन कौन निकल चुका है, कौन निकलने की तैयारी में है और क्या कुछ विवादित चेहरे भी हैं इसमें जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हों जिनकी क्लास लगने वाली हो फरीदाबाद में? देखिए, अभी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, वो यहाँ से निकल चुके हैं। डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है वो निकल चुके हैं। अन्य लोगों की भी सूचना है जो जाए वो वहाँ जाएंगे, शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं वो भी वहाँ जाएंगे। लेकिन जो 3 दिनों का बैठक है, तो बैठक में जो सेशन होगा ऐसा बताया जा रहा है कि जो सांसद होंगे उनके लिए अलग से सेशन रखा गया है। देखिए, बैठक में जो तय होना है, रणनीति बनाई जानी है, वो जो लबोलुआब यही है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, तो क्या रणनीति होनी चाहिए और जो है कैसे यहाँ चुनाव लड़ी जाए। जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस को कैसे आगे भुनाया जाए, ये तमाम बातें होंगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो ये है कि जो एनडीए के बीच जो यहाँ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के या जो चुनाव होने हैं उसके नेतृत्व को लेकर के जो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं या उसको जो है काउंटर करते हुए जदयू के नेता सामने आ रहे हैं, ये इन चीजों को निपटाना, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ फायर ब्रांड नेता हैं, वो हमेशा अपने विवाद बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे नेताओं को भी संयम रखने की। ठीक है राजीव, मैं आपका रुख कर रही हूँ। आनंद, आपके पास आऊंगी। गिरिराज सिंह की फायर ब्रांड नेताओं का यहाँ पर जिक्र किया है। सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और भी बीजेपी के कई नेता हैं जो जब मुंह खोलते हैं तो आग ही उगलते हैं और वो आग कभी कभी बीजेपी को अपने ऊपर भारी हो जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब तक चुनाव नहीं करीब आते या चुनाव हो नहीं जाते, तब तक बयानों में भी थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा सामंजस्य जो समाज को साध सके, वोटों का समीकरण बैलेंस कर सके, इस पर भी बातचीत हो सकती है। देखिए, तमाम समन्वय स्थापित किए जाएंगे कि अपने एलाइज की अगर कोई मुद्दा आता है तो उसको लेकर बीजेपी नेताओं को क्या प्रतिक्रिया देनी है, अगर कोई विपक्ष के तौर पर मुद्दा कोई सामने आता है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देनी है। दरअसल बीजेपी कोशिश करेगी अपने तमाम नेता को एक कड़ी में पिरोया जा सके, जो जब बोले तो पार्टी का पक्ष रखे और किसी विवादित बयान से बचा जा सके। गिरिराज सिंह की आपने बात की, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, कद्दावर हिंदू हृदय सम्राट है, उनका एक अपना वोट बैंक है। आपने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार में यात्रा निकाली जहाँ हिंदुओं को जागरण को लेकर लगातार स्वाभिमान यात्रा थी, तो उनको जगाने की कोशिश की गई। बीजेपी में गिरिराज सिंह जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार उनको कहीं ना कहीं 1-2 बार फटकारने के बाद लगातार अभी तक भारत सरकार में मंत्री पद दिया हुआ है और कहीं ना कहीं उनको संजो के रखा हुआ है। उसके साथ कई अलग नेता, दिलीप जायसवाल की आप जो बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रकार की राजनीति करते हैं। तो अलग अलग नेताओं की आप बात करें तो उनका अपना वोट बैंक है, क्योंकि बीजेपी बिहार एक अलग राजनीतिक समीकरण आता है जहां अल्पसंख्यकों का वोट बैंक है, हिंदू लोगों का है, जाति का है, भूमियारों का है, अलग अलग तमाम वोट बैंक को सिरिस्ता हुआ। नित्यानंद राय की बात की जाए,
भूमियार के बड़े नेता हैं, अपने आप में अच्छा खासा वर्चस्व है, विधायक से लेकर आज केंद्र में मंत्री हैं, तो अपना सफ़र रहा है, अपने लोग हैं जो उनके साथ आज भी अडिग खड़े हैं। यही कारण है कि बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है, बड़ी जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है। गिरिराज की भी अपनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, हिंदू हृदय सम्राट है। वो पहले कई प्रकार के बयान आते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीति को समझते हुए परिपक्व हो चुके हैं और बयानों से कोशिश करते हैं किसी प्रकार का बखेड़ा ना खड़ा हो, क्योंकि एक बार पहले भी प्रधानमंत्री ने उनको बयानों को लेकर उनको डांट लगाई थी, जिसके बाद अब वो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान नहीं देते जिससे विवाद हो। लेकिन समय के पास कई सवालों के जवाब खुद होते हैं, तो कोशिश की जाएगी आज तमाम नेता बैठेंगे, मंथन होगा और हर एक चीज़ को लेकर बात की जाएगी। क्या बोलना है, क्या एलायंस के साथ बात करना है, कैसे व्यवहार होगा, क्या सीट शेयरिंग होगी, कैसे मजबूत कर सकते हैं पार्टी को। बिल्कुल, आनंद और राजीव आप हमारे साथ में बने रहिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपसे फिर से बिहार की सियासत पर चर्चा करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में किस तरीके से सामंजस्य हो, समीकरण स्थापित किया जाए कि पैटर्न बना रहे, जीत बनी रहे, इसके लिए बीजेपी उस प्रदेश में मंथन करने जा रही है, महामंथन करने जा रही है, जहां पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली। सही समझ रहे हैं आप, जिक्र यहां पर हरियाणा का हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड में मेले का तो आरंभ है ही, लेकिन एक और मंथन होने जा रहा है। वो मंथन 3 दिवसीय है। मंथन है बिहार की सियासत पर, मंथन है बिहार के समीकरण पर, और मंथन है बिहार की जातीय व्यवस्था पर कि आखिरकार किस तरीके से एक एक वोट को साधा जाए और मंथन से वो निशाना अमृत की तरफ जाए। आनंद और राजीव दोनों ही ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। राजीव, अगर बिहार की सियासत का जिक्र करें, जिस तरीके से मौजूदा समय में गिरिराज सिंह ने अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए हिंदुत्व स्वाभिमान रैली का आह्वान किया, उसके बाद सम्राट चौधरी और उसके बाद अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान सामने आए, कुछ जो अलाई पार्टीज हैं उनके बीच में मतभेद मनभेद भी देखने को मिला। तो अब 1 साल पहले एजेंडा सेट किया जा रहा है, 1 साल पहले बात हो रही है कि किस दिशा में प्रदेश को लेकर के जाना है और जनता के मन को भी। देखिए, निश्चित तौर पर समन्वय स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। मैं कह सकता हूं कि एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में चुनाव होना है और जो मान लीजिए लिया जाए, गिरिराज सिंह का ही नाम लिया जाए, उन्होंने अपना एक एजेंडा चलाया, हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा निकाला, उसको लेकर के काफी विवाद हुए। जनता दल यूनाइटेड इसको कहता रहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो निकाले। एक दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो उनका अपना एजेंडा है, वो सांसद है, वो अपना खुद निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनके इस अभियान का समर्थन किया। तो निश्चित तौर पर जो एनडीए है उसमें समन्वय और कह सकते हैं वक्तव्यों और विचारों के मतभेद है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेताओं में, बल्कि अब देखिए आने वाले समय में यहाँ चिराग पासवान की भी पार्टी है। चिराग पासवान भी जो है केंद्र में मंत्री है, जीतन राम मांझी है केंद्र में मंत्री है। तो ये तमाम लोगों के बीच उपेंद्र कुशवाहा है, सांसद है, एनडीए के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। तो ये लोग अपने विचारधाराओं के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। और जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि आप जो जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान है, उनके बीच में जो आरक्षण को लेकर के अलग अलग विचार है, तो ये चुनाव को रिफ्लेक्ट करेगा, और चुनाव को रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको रोकना एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है। तो ये जो बैठक हो रही है सूरज कुंड में, मुझे लगता है कि इन तमाम बातों पर भी चर्चा होगी कि न सिर्फ पार्टी के अंदर के लोगों को और राजीव, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बात कर रहे हैं हर किसी के एजेंडे की, तो हर नेता अपना एजेंडा अपने वोट बैंक के हिसाब से तैयार करता है, लेकिन जब हम एनडीए खेमे की बात कर रहे हैं तो एनडीए खेमे को हर किसी का वोट चाहिए,
वो वोट दलित का भी है, वो वोट ओबीसी का भी है, वो वोट ब्राह्मण का भी है, भूमिहार का भी है, सामान्य का भी है, हर किसी का वोट उनको चाहिए। तो कुछ ऐसा बीच का मध्य मार्ग निकाला जाए जो पुल बन जाए। 1 साल के अंदर उस पुल का निर्माण करना कितना बड़ा टास्क लग रहा है? देखिए, जो एनडीए के जो बिहार में जो कोर वोटर हैं वो जग जाहिर है, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं होना है। और जो एंटी वोटर्स हैं एनडीए के, वो उसमें कोई ये नहीं होना है। लेकिन देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको एनडीए में शामिल किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपने साथ लिया या चिराग पासवान को अपने साथ लेकर चल रही है, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, तमाम लोगों को लेकर चल रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। उन्हें अति पिछड़ा का भी वोट चाहिए, अग्रे का भी वोट चाहिए, पिछड़े का भी वोट चाहिए, दलित का भी वोट चाहिए। अब एक बड़ा मसला है मुसलमानों के वोट को लेकर के, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है, और मुसलमानों को वोट को लेकर के यहाँ मारामारी है। सभी दल जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य पार्टियां हैं, वो चाहती है कि मुसलमान उनके तरफ जो है आ जाए और उनका वोट बैंक बन जाए। तो ये यहाँ चल रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि जो उनके साथ जो एलाइज पार्टियां हैं, उनके जो विचारधारा है या उनके जो वोट बैंक है, उनका वोट बैंक भी खराब ना हो, और उनके नेता के भी, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके तरफ से कोई ऐसा बयान ना हो जिससे गठबंधन पर असर पड़े, और जो एलाइज पार्टी के जो नेता हैं वो उसमें आपस में टकराहट ना हो। इसके लिए ठीक है राजीव, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ, वापस से। आनंद जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, लगातार हमारे साथ में हैं। आनंद, जब हम बीजेपी की कार्यशैली को समझते हैं तो ये समझ में आता है कि बीजेपी की नींव अगर ग्राउंड पर इतनी स्ट्रांग है तो वो उसका संघर्ष भी है और आरएसएस का साथ भी है। हरियाणा में सूरजकुंड का चुनाव, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, हरियाणा में आरएसएस ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है जीत के लिए, और वो भूमिका क्या बिहार में भी अब 1 साल पहले से ये जो मंथन होना जा रहा है उसमें एक्टिव मोड में आ जाएगी? हमें सदस्यता अभियान आगामी दिनों में देखने को मिलने वाले हैं, हमें पर्यवेक्षकों की नियुक्ति आगामी दिनों में देखने को मिलने वाली है, हमें प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति देखने को मिलने वाली है। क्या कुछ यहाँ से निकलने वाला है? देखिए, जो ये मंथन हो रहा है, इससे जो निकलेगा वो तमाम चीज़ें ये होंगी कि कहीं ना कहीं समन्वय हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर तहसील तक कर लेकर जाया जाएगा। पार्टी का जो कैडर है, वो कैडर होता है जो सबसे नीचे के कार्यकर्ता होंगे, उनको ही सुनी जाएगी क्या बातें हैं, क्या मुद्दे हैं, और उन कार्यकर्ताओं को क्या परेशानियां सामने आ रही हैं और समाज में इस वक्त क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं। क्योंकि सरकार वहाँ पर एनडीए एलाइज की है, तो कहीं ना कहीं तमाम परेशानियों को लेकर बात की जाएगी। वो सीधे केंद्र नेतृत्व तक जुड़ेगा, क्योंकि बड़े नेता बैठेंगे, उनके मसले सुने जाएंगे। कोशिश की जाएगी हर एक कार्यकर्ताओं को जो बूथ लेवल पर है उसकी बात सुनी जाए, उसको स्ट्रांग किया जाए। क्योंकि ये बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं है, ये अटल वाली बीजेपी नहीं है, ये अमित शाह वाली बीजेपी है। यहाँ पर बूथ स्तर पर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है। मैनेजमेंट हर एक व्यक्ति तक, यानी जो पन्ना प्रमुख तक होता है कि उसकी तक नियुक्ति की जाती है कि एक पन्ने में जितने भी वोटर्स हैं उनको आपकी जिम्मेदारी, यानी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है वो वोटिंग सेंटर तक लेकर आए। तो कहीं ना कहीं अपने कैडर को मजबूत करने को लेकर आपने देखा जो बीजेपी अब पहले गिने चुने हिंदी बेल्ट में कही जाती थी, अब नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण भारत तक लगातार विस्तार कर रही है। यही कारण है कि अब बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार भारतीय राजनीति के डीएनए जो होता है उन स्टेट्स में से एक स्टेट है, अच्छी खासी संख्या एमपीज़ की वहाँ से आती है सरकार बीजेपी और एनडीए की, तो उसको स्ट्रांग करने को लेकर लगातार मंथन किया जाएगा। कैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि आपने कुछ देर पहले पूछा कि जो वोट बैंक है बीजेपी का, देखिए बड़े स्पष्ट है। बीजेपी का जो वोट बैंक है जनरल वोट बैंक है, उसके साथ जो अपर कास्ट है, पंडित हैं और बनियाज हैं, वो सब तमाम चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करते हैं। नीतीश कुमार की आप देखें तो दलित पिछड़ा में अच्छी खासी मजबूत स्थिति है। उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने नेता मानते हैं। यही कारण है कि बिहार में अल्पसंख्यकों को लेकर आरजेडी भी लगातार कोशिश करती है। कुर्मी के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, उनका वोट लगातार उनके पास जाता है। तो जो अल्पसंख्यक वोट है, जो माना जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं करता, उसको लेकर कई दावेदार होते हैं।
जिसके चलते वो वोट बढ़ता है और बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और इस बार भी उसी को रिपीट करने को लेकर खुद प्रभारी जो इस वक्त हैं, राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े, वो भी वहाँ बैठेंगे। मंथन किया जाएगा कि बिहार को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके। बिहार को लेकर ही एक लगातार 3 दिन तक बैठक चलेगी, आला कमान बैठेगा और बूथ मैनेजमेंट से लेके राष्ट्रीय आनंद, स्तर अगर तक केंद्र की तरफ से बिहार को बात कैसे की जाए तो कोशिश कौन की कौन जा रही। पहुंच रहा है, जिनकी हालांकि जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, ये क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो हमें नजर आने वाले हैं? विनोद तावड़े का भी जिक्र आपने अभी किया। देखिए, सबसे पहले तो खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की निगरानी होगी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं बिहार के, वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और उनके साथ वो तमाम इकाई, तमाम जिला अध्यक्ष रहेंगे, उनके साथ जिला के साथ साथ मंडल से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया। दरअसल पूरी कड़ी जो निचले पायदान से शुरू होते हुए अपर तक यानी एचएम तक पहुँचती है, उस पूरी कड़ी को वहाँ मौजूद रहेगी। मंथन किया जाएगा कि प्रदेश की राजनीति में क्या कर सकती है जिससे बीजेपी और स्ट्रांग हो, और कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको बैठाने की कोशिश की जाए, क्योंकि बड़े कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर क्या बातचीत है, क्या बात नस्ल अभी निकल के सामने आ रहा है, उनसे मंथन किया जाएगा क्या अच्छा कर सकते हैं। पन्ना प्रमुख से बात की जाएगी तो हर वो संभव कोशिश की जाएगी कि हर एक कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए, क्या मुद्दे हैं जहाँ बीजेपी अभी तक पीछे है उनको देखा जाए, और उसके साथ साथ अपने जो कैडर है बीजेपी, देखिए पहले की बीजेपी नहीं है, अभी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए नई बीजेपी की ओर आ रही है, तो जो संगठन है उसको मजबूत करने के साथ साथ जो बाकी एलाइज, जैसे आपने आरएसएस की बात की, उनके साथ समन्वय स्थापित किया जा सके, उसको लेकर क्या कर सकते हैं। जो एक इनका कोर वोटर है बीजेपी का, जो हिंदुत्व है, वहाँ पर उसे कैसे मजबूत करें। कि उस दिन पहले देखा आपने गिरिराज सिंह वहाँ रैली निकाल कर लेके गए थे, यात्रा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस हिंदू कोर वोटर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, बीजेपी की बात विचारधारा उनको बताई जा सकता है और कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी जोड़ा जा सके, समेत तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और उसके साथ साथ तमाम एलाइज है। बिल्कुल आनंद, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। जब बिहार स्टेट का अगर डिवीजन किया जाए, जातीय आधार पर भी वो डिवीजन है, और उसके अलावा एक तरफ देखिए झारखंड से मिलता है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और कुछ क्षेत्र अन्य राज्यों से भी अटैच होते हैं, तो अगर जब हम राज्यों के समीप और सीमांत क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां की पॉलिटिक्स डिफरेंट हो जाती है, वहां के मुद्दे डिफरेंट हो जाते हैं। मुद्दे किस तरीके से सेटल डाउन किए जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जब हम पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो वो दीदी की विचारधारा से कुछ प्रभावित क्षेत्र, और दूसरी तरफ जब मैं झारखंड का जिक्र कर रही हूँ तो वो जेएमएम की विचारधारा से प्रभावित क्षेत्र, उसकी जीत से प्रभावित क्षेत्र, उसके एजेंडे से प्रभावित क्षेत्र, इसको बैलेंस करना भी एक टास्क होने वाला है। देखिए, बिहार में जेएमएम का कोई प्रभाव नहीं है या ममता बनर्जी के पार्टी का कोई यहाँ प्रभाव नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, और राष्ट्रीय जनता दल जो है यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है, और एलाइज में हम पार्टी है या फिर चिराग की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है। तो ये यहाँ बिहार में जो एक जातीय समीकरण बना दी गई है, और ये माना जाता है कि जातीय समीकरण पर आधार पर यहाँ वोट होते हैं, और जो अगरों की जो वोट बैंक है वो उस पर बीजेपी को मिलता है, और जो बाकी वोट्स हैं उसको जोड़ने के लिए बीजेपी नए नए चेहरों को लाती है। उनके कई पुराने चेहरे हैं, जैसे यादव फेस कौन है, उसके बाद मुसलमान फेस कौन है, कुशवाहा फेस कौन है, कुर्मी फेस कौन है, तो ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन देखिए, ये बिहार में जब चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण के साथ साथ जो है ये महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है, जिस पर भी खास करके सबकी नजर होती है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार को माना जाता है कि जैसे बिहार में शराबबंदी लाई गई, नीतीश कुमार इसको प्रचारित भी करते हैं, ब्रांडिंग भी करते हैं, तो उन्होंने महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी लागू की। तो बिहार में जब शराबबंदी लगी उससे उनका लाभ हुआ। जो स्कूलों में बच्चियों को पोशाक दिया गया, साइकिल दिया गया, इसकी ब्रांडिंग नीतीश कुमार करते हैं कि उनकी सरकार के द्वारा दिया गया, और उनका इसका लाभ भी मिला। तो उसके बाद अब सबकी निगाहें हैं युवाओं पर। राजीव, तो चूंकि आप ग्राउंड पर एक्टिव रहते हैं, तो एक विषय में और समझना चाहूंगी। जब मैं बिहार का जिक्र कर रही हूँ, पटना का जिक्र कर रही हूँ, पूरे प्रदेश की सियासत का जिक्र कर रही हूँ, तो मौजूदा समय में जो एक बहुत इम्पैक्टफुल फैक्टर या यूं समझिए कि व्यक्तित्व बनकर के उभरा है वो केपी है।
केपी ने जिस तरीके से जिलेवार यात्रा आरंभ करी, वो लगातार कांग्रेस पर भी निशाना साधते हैं। केपी लगातार नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हैं, आरजेडी पर भी निशाना साधते हैं, बीजेपी पर भी निशाना साधते हैं। सब पर निशाना साधते हुए कहते हैं भाई तुम तो यात्रा निकालते हो, रैली निकालते हो, 3-3 दिन की रैली होती है, हफ्ते भर की रैली होती है, हमें यहाँ पे जिला नहीं घूम पा रहा हूँ, पूरा कितने साल हो गए बिहार के अंदर ही चक्कर लगा रहा हूँ। वो कितना बड़ा डेंट साबित हो सकते हैं, और क्या इसको ग्राउंड पर बीजेपी और उसकी बीजेपी की जो अलाई पार्टीज हैं वो समझ पा रही हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल से आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, जन स्वराज की बात कर रही हैं, पीके की बात कर रही हैं। सॉरी, देखिए, निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने प्रशांत किशोर ने बिहार में एक प्रयास की है, बल्कि उनका प्रयास जारी है कि जो है वो एक नया विकल्प तैयार करें। और यही कारण है कि वो चाहे एनडीए हो या आरजेडी हो, इंडी गठबंधन हो, तमाम नेताओं को कोसते हैं अपने पार्टी के कार्यक्रमों में, या जो उनका पैदल यात्रा है उसमें कोसते रहे हैं। और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 30 सालों में बिहार में जो है नीतीश की सरकार रही हो या लालू राबड़ी की सरकार रही हो, यहाँ जो बड़े परिवर्तन होने चाहिए थे, बड़ा विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और उसको वो लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। तो यह भी एक बड़ी चुनौती है, इसको नहीं कहा जा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है बिहार की राजनीति में। और उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो है आप देख लीजिए कि एनडीए के जो उम्मीदवार थे, अभिषेक जदयू के प्रत्याशी थे, वो चौथे नंबर पर चले गए, तीसरे नंबर पर आरजेडी चला गया, और दूसरे नंबर पर आरजेडी का उम्मीदवार वहां दूसरे नंबर पर था, दूसरे नंबर पर जन स्वराज की पार्टी थी, और जीत किसकी हुई? निर्दलीय की जीत हुई। तो ये कहीं ना कहीं देखिए समीकरण यहाँ चेंज हो रहा है, और इस पर जो बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, और जो शायद राजनीति को समझते हैं, यही जो समीकरण चेंज हो रहा है, यही बीजेपी के लिए टेंशन का विषय भी है, और एक साल पहले इसीलिए मंथन भी हो रहा है। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, प्रशांत किशोर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जिनको गलती से मैंने पीके बोल दिया था। अब देखिए, प्रशांत जो हैं वो एक इतना बड़ा फैक्टर बन करके उभरे हैं, क्योंकि उनके साथ में वो तमका है, वो मोहर है कि 2014 में जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग करी, और पूरा जो है वो एक बड़ा फैक्टर उनकी जीत में बन करके उभरे। फिर उसके बाद उनके साथ में अलग अलग नाम भी जुड़े हुए हैं, और अब जब वो अपनी खुद की पार्टी लेकर के आ रहे हैं और जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं, तो उसको वो फॉर श्योर डेंट डालेगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी परेशान है, और राजीव भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर अब समीकरण जो है वो मॉडरेट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने पूजा सही कहा। अगर प्रशांत किशोर की बात की है तो पॉलिटिकल गुरु हैं या कैंपेन गुरु हैं, जिनके साथ उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया, उसको अच्छी खासी सफलता देखने को मिली। जैसे ही प्रशांत किशोर ने बिहार पर अपना तमाम निगाहें केंद्रित की, उसके बाद से ही बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि प्रशांत किशोर अच्छा खासा डेंट दे सकते हैं, जिसको लेकर पहले भी कई नेता लगातार बैठकें कर रहे थे। और जो स्टेट से जो तमाम चीज़ें सामने आ रही थी, जो नेता आके दिल्ली में आला कमान को बता रहे थे कि वो जो ज़मीनी स्तर पर है, वो अब उन्होंने अपनी मजबूती बना ली है, जो सीधे आरजेडी के बराबर खड़े होंगे या आरजेडी के ज़्यादा बीजेपी को डेंट दे सकते हैं, जिसको लेकर तमाम कोशिशें पहले भी की जा रही थी कि अपने नेताओं को बोला गया था बीजेपी के थ्रू कि अब सड़कों पे जाइए, जनता के बीच में रहिए, और जो प्रशांत किशोर का फीडबैक है वो ला के दीजिए कि अब तक कितना वर्चस्व कायम हो चुका है, कितना पॉलिटिकली स्ट्रांग हो चुके हैं, क्या आरजेडी के बराबर है। क्योंकि देखिए, आपको समझना होगा, पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, हर एक ज़िले में प्रशांत किशोर जा रहे हैं। अब बिहार की बात करते हैं, बिहार के पलायन की बात करते हैं, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, और तमाम कटाक्ष वो उनके बयानों में देखेंगे तो बड़े बड़े नेताओं जो आरजेडी की मौजूदा दुर्दशा है, उसके पीछे प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रोल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लगातार मुख्यमंत्री का बेटा, 9वीं फेल, और तमाम तरह की बातों को बार बार रेज करते रहे। आपने सही कहा, आपको विधानसभा चुनाव में चीज स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगी कि आरजेडी से ज्यादा डेंट बीजेपी को अगर कोई देगा, और बीजेपी इस वक्त किसी को जब सबसे ज्यादा फोकस में रखा वो प्रशांत किशोर है, क्योंकि सड़कों पर घूम रहे हैं, अपना जो कैडर है उसको मजबूत कर रहे हैं, और सीधे डेंट वो दोनों ही सरकारों को दे रहे हैं। आरजेडी पर लगातार वार करते हैं,
बीजेपी पर लगातार वार करते हैं और जो बातें करते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, वो सीधे बिहारियों से जुड़े होते हैं, उनके पर्यटन से जुड़े होते हैं, उनके रोजगार से जुड़े होते हैं, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़े होते हैं, जिसको लेकर लगातार आप देखिए उनके बातें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आरजेडी को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसके साथ उतना ही बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। और तमाम जो सर्वेज हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में एक अच्छा खासा कैडर हासिल कर लिया है, जो कि चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, आरजेडी के लिए, क्योंकि वो माना जाता है कैंपेन गुरु है और उनको पता है कि भारतीय राजनीति में किसको कैसे और किस और कदम बढ़ाना है। उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी आला कमान के साथ बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता भी लगातार उसको लेकर आग्रह करते रहे हैं कि उनको लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, कैसे प्रशांत किशोर के साथ डील करना है, कैसे आरजेडी के साथ डील करना है, उसके साथ साथ तमाम अलग अलग अलायंस को लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। बिल्कुल आनंद, आपका रुख में कर रहे हो। राजीव, जो अभी तक बीजेपी को डील करवा रहा था, अब बीजेपी उससे डील करने जा रही है, ये एक बड़ा टास्क है। बीजेपी को बैलेंस करना पड़ेगा अपने अलायंस के बीच, अपने ओपोनेंट्स के बीच और खासकर प्रशांत किशोर के बीच, कि किस तरीके से वो बैलेंस हो समीकरण। और ये बैलेंस मध्यम, अभी देखिए कल मैं मोहन भागवत को सुन रही थी, मोहन भागवत ने कहा अति सर्वत्र वर्जित, तो मध्य मार्ग निकालिए, अतिरेक नहीं होना चाहिए किसी बात का। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन तमाम विरोधियों और तमाम चीज़ों के बीच में, समीकरणों के बीच से एक मध्य मार्ग बीजेपी को निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। और उसी मध्य मार्ग के लिए चुनाव हरियाणा, फरीदाबाद, सूरजकुंड का हुआ है। देखिए, मैं प्रशांत किशोर के बारे में बता दूं कि जो अंदर खाने से खबरें हैं, तो प्रशांत किशोर जिस प्रकार से अपना अभियान छेड़ रखा है, उसको लेकर जो पहले उनको हल्के में लिया गया, लेकिन जब चुनाव आए हैं, यहाँ 2 चुनाव गुजरे हैं, एक विधानसभा का उपचुनाव गुजरा है और एक तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव गुजरा है, और इससे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने अपनी धमक दिखाई है। और इस बात की राजनीतिक हलकों में, खास करके एनडीए में, या ये कह सकते हैं आरजेडी में भी इस बात की चर्चा अंदर खाने में चल रही है कि भाई ये कोई फैक्टर नया बन के आ जाएंगे तो जो तमाम पार्टियां हैं वो धराशायी हो जाएगी। और प्रशांत किशोर इसको बुना भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको जो उप विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें उनको अच्छे वोट था। बेलागंज में तो उनको इतना अच्छे वोट था, पासवान वोटर इतने वोट दिए कि चिराग पासवान को लेकर के विवादों में आ गए कि चिराग पासवान जो है वो चुनाव में नहीं गए प्रचार करने। और ये सवाल उठाने वाले आनंद मोहन, जो जनता जन से सरोकार रखते हैं, उनके पुत्र जो हैं चेतन आनंद ने भी उनके बातों को सवाल उठा कर रखा, पोर्टल पे रखा और कहा कि चिराग पासवान को तय करना पड़ेगा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार जहां वो हैं वो वहां नहीं गए। खास करके अब मुजफ्फरपुर में जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र हुआ, वहां जो हार है उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने पीछे से पैकिंग की, इसलिए वहां पर जो है जनता एनडीए का उम्मीदवार जो है चौथे नंबर पर चला गया। और जो हालांकि उपचुनाव में एनडीए को जीत हुई है, चारों उम्मीदवार एनडीए के जीते हैं, और उसमें जो पहले से 3 सीटों पर आरजेडी का कब्जा था वो कब्जा खत्म हो गया। तो ये प्रशांत किशोर के फैक्टर को इस नजरिए से देखिए कि वो न सिर्फ एनडीए के लिए कह सकते हैं कि घातक चिंता का विषय है, बल्कि आरजेडी के लिए भी है। बिल्कुल, हर जगह आरजेडी के अस्तित्व पर बनाई है, यही जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ राजीव, कि आरजेडी के अस्तित्व पर बनाई है। और कहा वो एनडीए का राग अलापते अलापते समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके पैर के नीचे से जमीन कौन खींच रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जो अभी मूल रूप से जो अपना कैंपेन चला रहे हैं, या जो अपना वोट बैंक मानते हैं, और जिस प्रकार से वो अपने पार्टी में लोगों को तरजीह दे रहे हैं, उसमें खास तौर पर मुसलमान सबसे आगे। मुसलमान जो उनके कोर कमेटी है, आप उसको देख लीजिए, फ्रंटियर जो नेता है उनको देख लीजिए, उसमें मुसलमानों को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उसके बाद उनकी नजर दलित पर है, और यही कारण है कि उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती, जो दलित समाज से आते हैं, उनको बनाया और उसको प्रचारित भी किया, उसको भुनाया भी। जब पार्टी बन रही थी तो उन्होंने उसको भुनाया भी। अब उसके अलावा उनकी पिछड़ा और अति पिछड़ा पर भी उनकी नजर है, लेकिन उनको पता है कि अगरे का वोट जो है तोड़ना आसान नहीं है, और अगरे का वोट कम है,
तो अभी उनको तो उन्होंने बहुत यानी प्रायोरिटी में नहीं कि रखा है। राजीव इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जिसकी अवहेलना सभी ने करी उसको प्रशांत किशोर ने अपने सिर माथे रख करके कहीं ना कहीं जमीन हिलाने का काम किया। और कहा भी जाता है कि जो जमीन पर संघर्ष करके दिखाएगा वो दूसरे के पैर के नीचे की जमीन खींच ले जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। आनंद आप बहुत जल्दी पहुंचे फरीदाबाद ताकि और भी अपडेट्स हमारे सामने आए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रही न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।